Hello everyone, welcome to iGate Bhilai. Today I am discussing about how to prepare for GATE 2020 and 2021 कि हमें गेट की प्रिपरेशन 2020 और 2021 के लिए कैसे करनी चाहिए। इस पे हम आज डिस्कस करेंगे और हम आपको अपना जो एक्सपीरियंस है प्रिपरेशन से रिलेटेड वो हम आपसे शेयर करेंगे। जैसे अभी नियर अबाउट सभी जितने भी स्टूडेंट होंगे कॉलेज के उन सभी का एग्जाम कंप्लीट हो गया होगा, सेमेस्टर एग्जाम, और सब नेक्स्ट सेमेस्टर में मूव कर रहे होंगे। से आपके थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो फोर्थ सेमेस्टर में मूव कर रहे होंगे और जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो सिक्स सेमेस्टर में मूव कर रहे होंगे। सिक्स सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दिए होंगे कि अब मुझे मतलब उनका लास्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया होगा प्रिपरेशन करना कि हमें गेट की प्रिपरेशन अब करनी है, तो कोचिंग ज्वाइन कर लिया होगा, या कुछ लोग अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। सेल्फ स्टडी किस ऑर्डर में करें जिससे हमारा जो प्रिपरेशन है इफेक्टिव रहे, और जो लोग कोचिंग में वो लोग भी कुछ बात को ध्यान रखें कि हमें किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। और अब जो सिक्स सेमेस्टर में उनके पास से 1 ईयर है, अब उनको इफेक्टिवली क्या करना है, प्रिपरेशन करना है जिससे वो लास्ट में नर्वस ना हो और अच्छा एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, एक अच्छी रैंक वो ला सके। जो फोर्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट है अब उनके माइंड में भी चल रहा होगा कि फर्दर मुझे क्या करना चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन बच्चों में आता है, चूंकि हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हैं, यदि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा है तो हमें पहला मन में ये आता है कि हमारा प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तो हम फिर फर्दर प्रिपरेशन क्यों करें, क्यों ना हम लोग सिर्फ कैंपस की प्रिपरेशन करें और कैंपस में हमारा हो जाएगा, हम जॉब में मूव कर जाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो प्रिपरेशन कैंपस के लिए तो करते ही हैं, प्लस वो एक बैकअप प्लान भी रखते हैं कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हम बड़ा सा एग्जाम निकाल लें जिससे कि हमारे पास एक बैकअप प्लान रहे कि हम जॉब में जाएं और जॉब से हम सेटिस्फाई रहें तो हम इधर भी मूव कर सकते हैं, ये भी हम ऑप्शन रख सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ भिलाई से पढ़ते हैं, कोचिंग में आके पढ़ते हैं, उनको भी मैंने देखा है कि उनके पास जॉब रहती, कॉलेज की जॉब तो रहती है, लेकिन वो फुल मोटिवेटेड रहते हैं गेट में और लास्ट में एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने सीनियर से फीडबैक ले सकते हैं कि iGate भिलाई का रिजल्ट कंप्यूटर साइंस में कैसा है। लास्ट ईयर से आप जितने भी सीनियर आप उससे बातचीत करिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर टॉप 100 में स्टूडेंट आते हैं और 1000 में 500 के अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं जो डिफरेंट आईटीज़ में एडमिशन लेते हैं। कुछ लोग पीएसयूज़ की तरफ मूव करते हैं। जैसे मैं अभी लास्ट ईयर की डिस्कस करूं यहाँ पे तो हमारे पास एक रैंक थी 67 रैंक, अभी उसने IOCL ज्वाइन किया है। और ये सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉलेज में रहते हुए एक टाइम पीरियड में मेरे पास ज्वाइन किए थे कि फोर्थ सेमेस्टर में कुछ लोग आ गए थे, कुछ लोग फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए थे और इन्हें भरपूर मेहनत की और इतनी मेहनत की क्योंकि उनको यहाँ पे आने से, कोचिंग में आने से जो इंटरेस्ट पैदा हुआ सब्जेक्ट को लेकर और जो उन्होंने अपनी लाइफ में उसको यूज़ होते हुए देखा और उसके थ्रू फिर उन्होंने अपने आप को पूरा क्या बोला लगा दिया उन्होंने प्रिपरेशन में और एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस करके अपनी लाइफ में क्या किए गए, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए मीन्स IITs में एडमिशन ले लिया या PSU की तरफ मूव कर गए। तो एक बेटर ऑप्शन है कि बैकअप प्लान भी आप लेकर चल सकते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना आपकी कैंपस की प्रिपरेशन वहाँ पे हो ही जाती है। तो कैंपस की प्रिपरेशन हो गई, जॉब लग गया, अच्छी बात है। यदि आपका ऑप्शन रहेगा आपके पास, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास रहेंगे, चॉइस आपकी रहेगी कि आपको प्लेसमेंट में जाना है या जो आपने कंपटीशन आपने निकाला हुआ है कि उधर मुझे मूव करना है। या गलती से मान लीजिए यदि आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं भी हो पाई लेकिन आपने एक बार पढ़ लिया, गेट की प्रिपरेशन आपने कर लिया है और आपका प्लेसमेंट हो गया है तो आप आगे भी कंटिन्यू गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि आपके कॉलेज के टाइम में रहते हुए प्रिपरेशन ऑलरेडी कर लिया है, ऑलरेडी आपके नोट्स प्रिपेयर हैं, ऑलरेडी आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो आगे आप फर्दर फिर से जॉब में रहते हुए भी प्रिपरेशन करके एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे अभी कुछ हमारे स्टूडेंट जो IT बॉम्बे में गए उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सर हम 10 या 15 लोग ही जो ऐसे फ्रेशर आए, मैक्सिमम लोग जो है जॉब स्किप करके आए, छोड़ के आए और हमारे साथ MTech कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप जॉब में गए, यदि आपके प्रिपरेशन पहले से है, किसी कारण से आपका रैंक कम आ गया है प्रिपरेशन में, तो आप आगे इन फ्यूचर फिर से 1 साल 2 साल देके आप जॉब के साथ प्रिपेयर करके आप अगेन अपने आप को स्विच कर सकते हैं या PSU की तरफ भी मूव कर सकते हैं, या आपका मन है आगे रिसर्च में जाने का, आप PhD की तरफ मूव कर सकते हैं। एक मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, गेट की प्रिपरेशन करने से क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है और अपने आप को आप बेटर महसूस करते हैं। यहाँ पर चलो अच्छा था कि उस टाइम में जो मेरे स्टूडेंट हैं अब वो बात करते हैं, बोलते हैं सर अच्छा था उस टाइम में मैंने गेट की प्रिपरेशन कर ली थी, उससे हमको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गए मालूम पड़ गए। तो ये मैं फोर्थ सेमेस्टर जो स्टूडेंट है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और गेट के लिए कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। लेकिन मेन यहाँ पे जो बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन आता है कि यार जब ऑलरेडी मैं टेक्निकल पढ़ रहा हूँ तो आगे भी और टेक्निकल पढ़ने का क्या मतलब है, क्या एडवांटेज है। तो ये मैंने यहाँ पे जो स्टूडेंट है जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, वाकई में वहाँ पे जाने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि ये जो एजुकेशन है आपका वहाँ का थोड़ा डिफरेंट है और प्लेसमेंट आप सर्च आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप डिफरेंट IITs में जाके MTech का प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी जाती है। जितनी भी
बड़ी कंपनीज का हम नाम लेते हैं, सारी कंपनीज वहाँ पे आती हैं और प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट की बात करूँ जो 2017 में गए थे एमटेक करने के लिए, किसी की जॉब अभी 12 लाख से नीचे नहीं लगी है, और मैक्सिमम बताऊँ जो अभी जॉब लगी है 46 लाख की लगी है एमटेक के अंदर में। तो इतना बड़ा जॉब ये एक मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे बड़े कॉलेज में, बड़े यूनिवर्सिटीज़ में लग सकता है, और इसके लिए आपको वहाँ पे एक अच्छा कंपटीशन, जो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्लियर करके वहाँ पे आपको पहुँचने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है, फिर कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, यहाँ पे इनका मन में ऐसा बात आता है कि बहुत ही टफ एग्जाम है, कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई रहता है गेट का, इसलिए हमें गेट की प्रिपरेशन शायद हमसे नहीं हो पाएगी और मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि आगे भी मैंने पहले IITs के लिए फाइट किया था 11-12 में, तो वहाँ पर मैं अनसक्सेस हुआ, अब शायद नहीं हो पाएगा मेरे से। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, 11-12 में जो कंपटीशन लेवल है वाकई में बहुत ही हाई रहता है। उस समय हमारा ब्रेन उतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं रहता है कि हमें प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, किस स्मार्ट स्टडी कैसे करनी चाहिए, जिससे हमारा IIT का जो एग्जाम है, JEE मेन जो एग्जाम है वो निकल सके। लेकिन यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वाकई में लो होता है। क्यों लो होता है मैं आपको बताऊँ यहाँ पे। जैसे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठेंगे सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट बैठेंगे, आपके ब्रांच के जो स्टूडेंट है उन्हीं के बीच में सिर्फ कंपटीशन होगा। तो इससे क्या होगा यहाँ पर, और आपको ये भी बता दूं यहाँ पे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप कॉलेज के बच्चे हैं जो IITs वगैरह में पढ़ते हैं, बीटेक करते हैं, वो लोग गेट का एग्जाम प्रेफर नहीं करते। रीजन क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उनका प्लेसमेंट इतना अच्छा हो जाता है, इतनी बड़ी जो कंपनीज आती हैं वहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इवन आपका क्या बोलते हैं सिस्को हो गया, IBM ISL हो गया, ऐसी जितनी भी कंपनी है, बड़ी कंपनीज हैं, वो सब वहाँ पे आती है, सबको प्लेस करती है, जिसलिए उनको उतना नहीं रहता है कि हमें गेट की प्रिपरेशन, तो वो बच्चे वहाँ पे नहीं बैठते गेट के। इससे भी हमारा कंपटीशन लेवल यहाँ पे, तो ये जो गेट में जो आपका कंपटीशन लेवल है वो यहाँ के कॉलेज के बीच में, जो आपके मतलब लोकल कॉलेजेस है वहाँ के बच्चों के, लोअर NITs के जो बच्चे उनके बीच में कंपटीशन है, इसलिए आपको गेट का एग्जाम देना चाहिए। वाकई में यहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि भिलाई से भी पर ईयर जो है, जो फ्रेशर बच्चे बहुत ही ज़्यादा वो मेहनत करके और गेट का एग्जाम रहते हुए, मतलब कॉलेज में रहते हुए, फाइनल ईयर में रहते हुए क्लियर कर लेते हैं, और आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो वाकई में यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो गेट का एग्जाम है, सभी बच्चे लोग आपके क्लास के अंदर में जितने लोग हैं सभी लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन प्रिपरेशन सिर्फ 10% लोगों की रहती है, उससे ज़्यादा उनकी प्रिपरेशन नहीं रहती है। इसलिए आप बिल्कुल कंपटीशन लेवल के बारे में मत सोचिए। दूसरा जो पॉइंट मैंने यहाँ पे देखा है स्टूडेंट के बीच में कि सर गेट का जो एग्ज़ाम है बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है, ये शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं जो गेट का एग्जाम है, जो वहाँ पे सिलेबस है, यदि आप उसको फाइंड आउट करते हैं तो वो सारे सिलेबस, वो सारे सब्जेक्ट जो ऑलरेडी आप कॉलेज के अंदर में पढ़ते हैं, वही सब्जेक्ट सेम के सेम आपके गेट के सिलेबस में है। जो आप जैसे आपने C पढ़ा है, डिजिटल पढ़ा है, 3rd सेमेस्टर के अंदर में ऑलरेडी गेट में है, आप वही 4th सेम में जा रहे हैं, तो 4th सेम में अभी आप क्या पढ़ेंगे, आप पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तीनों सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके गेट में है। तो जो आप सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं वही सब्जेक्ट सेम के सेम सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, गेट के अंदर में रहते हैं। गेट की प्रिपरेशन करने से बेनिफिट ये मिलता है आपको कि जो आपका जो इंटरेस्ट है, उस टेक्निकल जो इंटरेस्ट है आपका, वो यहाँ पे डेवलप होता है, आपका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, और आप जो पढ़ते हैं उसको आप विजुलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि लाइफ में कैसे यूज़ करना है, या थोड़ा भी चेंजेस आप करके आप मतलब थ्योरीज को भी आप थोड़ा चेंज करके देखते हैं अपने, मतलब आपका व्यू, आपका जो थिंकिंग प्रोसेसिंग होती है यहाँ पर वो काफ़ी चेंज होती है गेट की स्टडी करने से। तो मैं ये बोलता हूँ भले आप गेट के थ्रू हायर स्टडी में जाइए मत जाइए, लेकिन गेट पढ़ना सबको चाहिए, क्योंकि उससे हमारा क्या होता है, विजन काफ़ी क्लियर होता है सब्जेक्ट को लेकर। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि अब स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर हमारी जॉब नहीं लग रही है, या हमें वो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जॉब क्यों नहीं लग रही है, या आप बोलते हैं कि हमारा सर इंजीनियरिंग का लेवल ही बहुत ही गिर गया है। गिर इसलिए गया है कि चूँकि हम लोग वो प्रॉपर स्टडी कर ही नहीं रहे हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है या इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, आप खुद ही देखिए, आप खुद सोच के देखिए, आप सेमेस्टर का एग्जाम लिखते हैं 2 दिन पहले आप स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, वो भी आप गाइड से पढ़ते हैं। तो गाइड से पढ़ेंगे जिसमें आधा चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, और फिर आपको आगे पीछे का नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप अल्टीमेटली रट्टा मार के क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पे लिख रहे हैं, 90% ला रहे हैं, आप खुश हैं, आपके घर वाले भी खुश हैं, हमारे बच्चे का 90% आ रहा है। लेकिन उस 90% का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो आपका CSB मतलब जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है और जो आपका कंपटीशन लेवल एग्जाम होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। इवन जब आपने अभी जो अभी 4th सेमेस्टर में स्टूडेंट जा रहे हैं, वो अपने आप को चेक कर सकते हैं। यदि आपने C पढ़ा है
और आप गेट के सी को निकाल के देखिए, आपसे नहीं बनेगा। फिर आपको लगेगा यार कहीं ना कहीं तो मैं तो सी बहुत अच्छे से पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में, उसके बावजूद भी मेरा यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो उतना अप्लाई नहीं हो पा रहा, उससे मैं क्वेश्चन को अटैक नहीं कर पा रहा, उसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप गाइड से पढ़े हुए हैं। तो गाइड से पढ़ने से आपको नॉलेज नहीं बढ़ेगा, इसलिए आपको चाहिए टेक्स्ट बुक्स। और टेक्स्ट बुक्स को जितना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और जितना उसके बारीकों को समझेंगे, 2 से 3 बार आप स्टडी करेंगे, तब जाके आपको क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, लॉजिक क्लियर होगा और आप फिर नए क्वेश्चन को अटैक कर पाएंगे और बना पाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप कोई ऐसा डॉक्टर है, आपको डॉक्टर के पास जाना है दवा कराने के लिए, और आपको ये पता चल जाए कि आपका जो डॉक्टर वो गाइड से पढ़ा हुआ है, छोटी बुक्स से, उसने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी है, तो आप क्या उसे दवा कराएंगे? बिल्कुल नहीं कराएंगे। तो आप भी किस टाइप के इंजीनियर बन रहे हैं? आप तो सिंपल गाइड से पढ़ के इंजीनियर बन रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक्स प्रेफर नहीं कर रहे हैं, आपको बुक के जो ऑथर उनका नाम ही नहीं मालूम है, तो आप कैसे अच्छे एग्जाम को निकाल सकते हैं? फिर आप दोष देते हैं कि हमारा जॉब नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका वो नॉलेज लेवल जो आपको होना चाहिए, मतलब जो टॉपिक होता है, टॉपिक के आगे पीछे जो हिस्ट्री होती है वो आपको पता ही नहीं रहती। ये टॉपिक बनाया क्यों गया है, इसका यूज़र क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको फ्यूचर में हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर ही नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। फिर धीरे धीरे आपका टेक्निकल इंटरेस्ट क्या होता है, लूज होते जाता है, इतना लूज हो जाता है कि आपको नफरत हो जाता है कि मुझे टेक्निकल तो पढ़ना ही नहीं है, मुझे कुछ और करना है। तो बिल्कुल मैं बताऊं आपको, गेट पढ़ने से ये प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं कि आपको 12-12, 10-10 घंटे डेली पढ़ने हैं, बिल्कुल नहीं। आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। जो आप कॉलेज पढ़ रहे हैं, घर में आइए, थोड़ा आप गेट के क्वेश्चंस निकालिए, देखिए वहाँ पर क्या है, कैसे है। और जैसे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे हमारे पास तो कंप्यूटर साइंस के ब्रांच के बहुत अच्छी साइट्स हैं, जहाँ पे जाके भी हम लोग सोल्यूशन देख सकते हैं और देख सकते हैं कि अभी हमारे मतलब आगे क्या हो रहा है, कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें बनाने चाहिए। गिग फॉर गिग में जा सकते हैं आप, गेट ओवरफ्लो में जा सकते हैं, वो सब का भी हेल्प ले सकते हैं। तो बिल्कुल डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बस अपने को प्लान करना है, कि प्रॉपर प्लान करना है कि हमें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए और हमें सब्जेक्ट को क्या करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, कि उसके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए, उसके लॉजिक को बिल्डअप करना चाहिए और उसके थ्रू हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर हमें चलिए ठीक है, मैं गेट की प्रिपरेशन अब करनी है, तो हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, किस ऑर्डर में हमें गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, यदि आप गेट के बारे में सोच रहे हैं और गेट पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप कोचिंग में हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहला काम आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। उस सिलेबस से आपको मालूम पड़ जाएंगे क्या सब्जेक्ट है गेट के अंदर में, और उसको आप सेमेस्टर वाइज क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में आप पढ़ने वाले हैं। अपने यूनिवर्सिटी का भी आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उससे एक प्लान आपका बन जाएगा कि ये 2 सब्जेक्ट हमारे 3rd सेमेस्टर में थे, ये 3 या 4 सब्जेक्ट हमारे 4th सेमेस्टर में है, ये 2 सब्जेक्ट हमारे 5th सेमेस्टर में है, ये 1 सब्जेक्ट हमारा 6th सेमेस्टर में है। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, मतलब हड़बड़ी मत करिए आप कि एक ही सेमेस्टर के अंदर में सारे सब्जेक्ट क्या करने लेने, पढ़ लेने। आप सेमेस्टर वाइज प्रिपरेशन करिए, आप सब्जेक्ट को सेमेस्टर वाइज ब्रेक कर लीजिए और सेमेस्टर में जैसे सब्जेक्ट चलते जा रहा है वैसा आप प्रिपरेशन करते जाइए। ऑटोमेटिक आप फाइनल ईयर तक आपकी प्रिपरेशन बहुत ही साउंड हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी और काफ़ी टाइम मिल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम चाहते हैं एक ही सेमेस्टर के अंदर में हम सारे सब्जेक्ट क्या कर डालें, पढ़ डालें और हो जाए हमारा, ये पॉसिबल नहीं है। जो कि एक डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आपको सब्जेक्ट पे सोचना पड़ेगा, आपको टॉपिक को सोचना पड़ेगा, उसका जो एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो समझना पड़ेगा, उसकी कोडिंग भी आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपका कोडिंग लेवल भी स्ट्रांग होगा और आपका सब्जेक्ट भी क्या होगा, काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो पहला काम क्या करना है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, सेमेस्टर वाइज को क्या करना है, सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अब पहला क्वेश्चन अब ये होता है सर किस सब्जेक्ट से हमें स्टार्ट करना चाहिए गेट की प्रिपरेशन कंप्यूटर साइंस में। तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास टोटल 12 सब्जेक्ट हैं, उन 12 सब्जेक्ट को आप ग्रुप वाइज क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट मैं यहाँ पे जो बच्चों को प्रेफर करता हूँ या बोलता हूँ कि सबसे पहला सब्जेक्ट आपको सी ही पढ़ना चाहिए। प्रोग्रामिंग कंप्लीट करिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग जितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपका जो बोलते हैं ना, आप प्रोग्रामिंग के लिए आप वर्क कर रहे हैं, तो आपका सी स्ट्रॉन्ग होगा, लॉजिक क्लियर हो गया है, तो उस लॉजिक को, सिंटैक्स को अप्लाई करिए आप डेटा स्ट्रक्चर में। जितने भी क्वेश्चन हैं, स्टैक का, क्यू का, लिंक लिस्ट का, इवन ट्री का, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मैंने देखा है बच्चों को कि डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, बिल्कुल थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, अलग अलग कहीं कोचिंग भी जाते हैं तो थ्योरेटिकली पढ़ के आ जाते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते वो लोग, बिल्कुल नहीं। हर एक लाइन के पीछे पड़ जाइए आप, कोडिंग जरूर करिए, क्योंकि कोडिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि फ्यूचर में आप कंप्यूटर साइंस IT ब्रांच के हैं, तो आपको अपनी कोडिंग जो आपकी एक लेवल पे पहुंचनी चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना है, सी स्ट्रॉन्ग करना है। सी के बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर विद प्रोग्रामिंग आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है, हर टॉपिक में जाकर आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो कि स्टैक के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्यू के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, उसमें वेराइटीज क्या है, उसकी वेराइटीज
पे जाइए और उनको आप सॉल्व करिए। फिर एल्गोरिथम पे भी जाइए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम प्रोग्राम को एफिशिएंट बना सकते हैं, उन सब पे आप क्या करिए, प्रिपरेशन करिए, उन सबको आप स्ट्रॉन्ग करिए। तो पहला ग्रुप हो गया आपका सी, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इस ग्रुप को कंप्लीट करना है आपको। फिर सेकंड ग्रुप पे आप जा सकते हैं डिजिटल के बाद सीएसए के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इनको एक ग्रुप में रखिए। सेकंड ग्रुप आपका हो गया डिजिटल, सीएसए देन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीन को आप क्या कर सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं और इनको इस ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मीन्स रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़ना ही है। थर्ड ग्रुप में आपको जाना है तो टीओसी और कंपाइलर डिजाइन, ये दो सब्जेक्ट को आप एक ग्रुप में रखिए। टीओसी पहले कंप्लीट करिए, देन कंपाइलर डिजाइन आप कंप्लीट करिए। तो उससे क्या होगा कि आपका बेस मिल गया आपको टीओसी में, और उसके फिर आप कंपाइलर डिजाइन में, उसका चूंकि थोड़ा सा बेस वहाँ भी यूज़ होता है तो वहाँ पे भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं गेट के अंदर में वो मल्टीपल सब्जेक्ट के कंसेप्ट क्या होते हैं, मिला के आते हैं कभी कभी, तो इसलिए आपको लिंक करना आना चाहिए सब्जेक्ट वाइज कि इस सब्जेक्ट में ये था कंसेप्ट, ये था, तो उसका क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो आपको लिंक करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप में आप जा सकते हैं, फोर्थ ग्रुप के अंदर में DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको लीजिए आप फोर्थ ग्रुप में रखिए, उसको स्टडी करिए। ये भी सब्जेक्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें विजुअलाइजेशन पावर आपकी तभी बढ़ेगी जब आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करिए और प्रैक्टिस खूब करिए आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आप रख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को भी अच्छे से आप सॉल्व करिए। तो ये हो गया आपका फिफ्थ ग्रुप। नेक्स्ट में आप जा सकते हैं मैथ्स। कंप्यूटर साइंस का मैथ्स थोड़ा अलग है अदर ब्रांच से। हमारे मैथ्स के अंदर में दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है आपका जनरल मैथ्स और दूसरे पार्ट में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 9 मार्क्स के आसपास आ जाता है गेट के अंदर में, तो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए और उसको पढ़ने की कोशिश करिए। फिर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर एप्टीट्यूड तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेसमेंट में पहला राउंड जो होता है रिटन टेस्ट जो होता है वो एप्टीट्यूड का होता है। एप्टीट्यूड जितना स्ट्रांग रहेगा, और गेट का भी एग्जाम बेसिकली एक एप्टीट्यूड का एग्जाम है, एप्टीट्यूड भी आपका काफ़ी स्ट्रांग होना ही चाहिए। उसके लिए आप बुक्स आती है, डिफरेंट बुक्स आती है, आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, उन सब बुक्स को आप क्या करिए, निकालिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। और जो बेसिक है 10-12 का जो बेसिक है उसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप हो गया आपका CS और एल्गोरिथम। सेकेंड ग्रुप हो गया आपका यहाँ पर डिजिटल, CSA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर भी उसी को बोलते हैं हम, और ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट ग्रुप मैंने आपको बताया टीओसी एंड कंपाइलर डिजाइन। नेक्स्ट हो गया आपका DBMS, नेक्स्ट हो गया कंप्यूटर नेटवर्क, नेक्स्ट हो गया मैथ्स और नेक्स्ट हो गया एप्टीट्यूड। इस ऑर्डर में आप क्या करिए, आप कंप्लीट करिए अपने सब्जेक्ट को। मैथ्स जब भी आपको टेक्निकल से बोर लग रहा है तो आप मैथ्स स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, और जब भी आपको टेक्निकल से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ लिया है तो आप एप्टीट्यूड भी बीच बीच में क्या कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं और उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। मतलब एप्टीट्यूड और मैथ्स पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकल पढ़ने के बाद उनको पढ़िए, आप उनको बीच में ला सकते हैं और बीच में लाके उनको आप स्टडी कर सकते हैं कि जब भी आपको टेक्निकल से बोर लग रहा है तो एप्टीट्यूड सॉल्व करिए और मैथ सॉल्व करिए और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को क्या करिए, अच्छा रखिए। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस ऑर्डर में जा सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड कर लिए, सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज क्या करिए, सेमेस्टर वाइज क्या कर लीजिए, उसको ब्रेक कर लीजिए और उसके बाद क्या करिए, सीक्वेंस जो मैंने बताया, जो मैंने ग्रुप बताया, इस ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और कोचिंग में भी आप यदि पढ़ रहे हैं तो इसी ऑर्डर में होना चाहिए आपका स्टडी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप चीज़ों को लिंक कर पाएंगे, अदरवाइज आप लिंक नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो अब मैंने आपको ग्रुप भी बता दिया। अब इसके बाद होता है कि सर ठीक है किस ऑर्डर में, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है तो उसका क्या ऑर्डर होना चाहिए उस सब्जेक्ट का। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर हर सब्जेक्ट के अंदर में टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, उनको सब टॉपिक्स में देख लीजिए। पहले सिलेबस देख लीजिए, गेट के सिलेबस में क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए अब जैसे आप सी पढ़ते हैं तो सी में तो इन्फिनाइट मतलब सिलेबस है, आप पढ़ते जाइए, खत्म नहीं होगा, डिफरेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। लेकिन आप क्या करिए यहाँ पे कि उस सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज ब्रेक कर लीजिए, उसके जो बेसिक कंसेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं यहाँ पे सी के अंदर में व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ प्रिंटअप, व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ स्कैनअप, तो आप नहीं बता पाते हैं, आप नहीं लिख पाते इसका सिग्नेचर क्या है, इसका मतलब पर्पस क्या है, कैसे इसको हमको डिस्क्राइब करना है। तो बिल्कुल बारीकी से पढ़िए, क्योंकि सी जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब हम लोग स्टैटिक
कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर, और एक्सटर्न यूज़ करते हैं यहाँ पर, हम लोग ऑटो यूज़ करते हैं, रजिस्टर यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये विजुलाइज नहीं होता है कि ऑटो रजिस्टर में क्या डिफरेंस है। मतलब आपका जो डेटा है वो पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर में किस सेक्शन में जाके स्टोर हो रहा है, ये भी लोगों को पता नहीं रहता है कि ऑटो स्टैक में स्टोर हो रहा है कि स्टैटिक एरिया में स्टोर हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी सेगमेंट्स के अंदर में भी क्या होते हैं, एरियाज होते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में मतलब आपका डेटा परमानेंटली फॉर प्रोग्राम स्टोर है या टेम्पोररी फॉर प्रोग्राम स्टोर है, ये भी लोगों को पता नहीं रहता है और उनका सीक कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए हर चीज़ को बारीकी से पढ़िए आप कि हैश प्रगमा हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। मतलब आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज स्टैंडर्ड बुक्स को उठाइए, उसके अंदर में देख लीजिए। आप पहले अपना बेसिक क्लियर करिए। बेसिक क्लियर हो जाए तो चूंकि 3 पार्ट में उस सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक पार्ट, मीडियम पार्ट और टफ पार्ट। तो पहले बेसिक पूरा क्लियर करिए, फिर मीडियम पार्ट में जाइए, उसको देखिए आप क्या क्या इसमें है। फिर उसके बाद लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स आपको तो पढ़नी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, उनको फाइंड आउट करिए। आप सर्च कर सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि किस बुक से हमें यहाँ पे गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट बुक को क्या कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए, लाइब्रेरी से इशू करा लीजिए, उनको पढ़ना स्टार्ट करिए। जब आप एक बार बुक पढ़ लिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप सीधा गेट के क्वेश्चन, मतलब आपको भी बता दूं यहाँ पर कि क्वेश्चन कब सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों का ये रहता है। तो जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया, तो टॉपिक वाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं गेट के क्वेश्चंस उठा के। तो आप देखेंगे कि अब कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कि आपके गेट में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने जो थ्योरी यूज़ किया था, पढ़ा था आपने, वो वहाँ पे अप्लाई हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये भी कुछ थ्योरी और मेरी बची हुई है जो मैं नहीं कर पाया हूँ, या मैं आउट ऑफ चीज़ें क्या किया है, सिलेबस किया हुआ है, जो वो चीज़ यहाँ पे नहीं आती है। गेट निकालने का पहला ही रूल है यहाँ पर कि क्या पढ़ना और क्या मतलब क्या छोड़ना है। तो पहला रूल है यहाँ पर क्या छोड़ना, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज ऐसी चीज़ें हम लोग अननेसेसरी पढ़ते जाते हैं जो सिलेबस में नहीं है, तो हमारा टाइम भी खराब हो जाएगा और वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई भी नहीं हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या करना है, आपको गेट के क्वेश्चन सॉल्व करना है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि गेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक वाइज सॉल्व करिए आप। क्योंकि मैंने बच्चों के यहाँ पे देखा है, तो बच्चे हमारे पास भी आते हैं, सर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ और मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तो जब मुझसे बोलो क्वेश्चन सॉल्व किए, बोलते नहीं किए हैं। तो आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो आप कभी भी मान के मत चलिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो 100% क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टॉपिक पढ़िए, टॉपिक के बाद गेट के क्वेश्चंस बनाइए, गेट के क्वेश्चन के लिए आप गेट ओवरफ्लो यूज़ करिए, भरपूर यूज़ करिए। और भी जहाँ से भी आपको रिसोर्स मिल रहे हैं, गिग फॉर गीक है, वहाँ से यूज़ करिए आप, या कोई बुक्स आप मार्केट में देख रहे हैं उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेटर है कि इस तरह से आप क्या करिए, टेक्स्ट बुक पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो नॉन गेट के क्वेश्चन आपको इधर उधर से मिल रहे हैं, आपके सीनियर्स के पास में या आपके दोस्त के पास में, उनको भी लेके आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। इस तरह से आपका सब्जेक्ट क्या हो, जब तक क्वेश्चन आप नहीं बना ले रहे हैं गेट के, तब तक उस सिलेबस को आप क्या करिए, उस टॉपिक को क्या करिए, आप 100% मत मानिए। आप और प्रिपरेशन करिए, उसके अंदर में फाइंड आउट करिए वहाँ पे और क्या कमी रह गई है, और आप सर्च आउट करिए गूगल के अंदर में, और जहाँ से भी आपको मिल रहा है वहाँ से आप क्या करिए, उसके नॉलेज को बटोरिए और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, क्वेश्चन पे अटैक करिए। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करते हैं सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज, तो आपका सब्जेक्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने गेट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि गेट में क्या आता है और क्या नहीं आता है, और आपका टॉपिक भी काफ़ी, आपका टेक्निकली आप काफ़ी साउंड हो जाएंगे। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।